हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सरकार क्या है। सीटेट की हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं और जो भी आपका एसएसटी का पार्ट आता है, जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है एसएसटी का, उसमें से पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है। सोशल साइंस में से हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के करेंगे। तो आज करेंगे हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह भी पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है। और चलिए फिर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर नीचे आप देखोगे सरकार के बारे में कुछ हेडलाइंस दी हुई हैं जो कि खासकर न्यूज़पेपर्स में आती हैं कि सरकार ने क्या काम किया है, कहाँ पर क्या काम किया है, इस तरीके से। ठीक है, हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कैसे कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें या फिर स्कूल कहाँ बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं और बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं। ये सब सरकार के काम होते हैं। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी सुविधाएं, अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो मिल सके। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी है, भूकंप है, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कैसे कुछ कर पाती है। सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर देख भी सकते हो कि कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। तो सरकार के अंग में कौन कौन से हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल है। ठीक है, तो सरकार के बारे में तो सबको पता है कि सरकार क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताए गए हैं सरकार के स्तर, कौन कौन से स्तर हैं सरकार के। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है। दरअसल अलग अलग स्तरों पर काम करती है सरकार, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। तो 3 स्तर इसके हो गए। तो यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार कितने स्तर, या फिर कि सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एक तो होती है स्थानीय स्तर की सरकार, दूसरी होती है राज्य स्तर की सरकार और तीसरी होती है हमारी राष्ट्रीय स्तर की सरकार। ठीक है, स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर या मोहल्ले से, और राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में कैसे काम करती हैं। ठीक है, नीचे एक मैप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी जानोगे। तो आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उसमें स्थानीय सरकार भी दी हुई हैं कि जो जैसे सरपंच बनते हैं गांव मोहल्ले में, या फिर जो जिला परिषद होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके लिए क्या काम दिए गए हैं। राज्य स्तर पर कैसे कोई काम करती है सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करती है वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो सिर्फ स्तर बताए गए हैं, कितने स्तर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप मैप देख लेना, आपकी बुक में मिल जाएगा। सरकार और कानून क्या होती है। सरकार कानून बनाती है। देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे।
उदाहरण के लिए कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है या फिर उसको लाइसेंस चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर उसको जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये कानून किसने बना दिया? सरकार ने बनाया हुआ है कि जो भी ड्राइविंग करेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए और 18 साल के ऊपर की जो एज वाले व्यक्ति हैं उनका लाइसेंस बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कानून बना दिया सरकार ने और वो कानून मानना पड़ेगा सभी को, सभी के लिए ये कंपलसरी है। और ऐसे ऐसे कानून सरकार सबके लिए कंपलसरी कर सकती है और सभी को मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर आपको जेल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं। तो कोई कानून ऐसा है कि जो उस कानून का उल्लंघन हो रहा है, किसी व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, तो वो सरकार के पास न जाकर कहाँ पर जा सकता है? न्यायालय में भी जा सकता है, वहाँ पर उसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने, कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? सरकार कैसे बनती है? आम जनता के द्वारा ही सरकार बनती है। आम जनता किसी व्यक्ति को चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं, वही लोग जाकर आगे सरकार बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो सबको पता है। एक दूसरी तरह की भी सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। तो दूसरी तरह की भी सरकार का आपको पता है कि राजतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या है कि वंशानुक्रम चलती है। अगर कोई फादर है और वो राजा बना हुआ है किसी देश का, तो उसका जो बेटा है, जो बड़ा बेटा होगा, वो आगे चलकर राजा बन जाएगा। फिर उसका जो बड़ा बेटा होगा वो आगे चलकर राजा बन जाएगा। मतलब एक ही फैमिली में ये सब चलता रहता है। तो वो होगी राजतंत्रीय सरकार। और यहाँ पर फैसले लेने का जो निर्णय होता है वो राजा के पास होता है और राजा को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती। उसने जो फैसला सुना दिया वो उसका फैसला माना जाएगा। उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये फैसला आपने ऐसा क्यों सुना है। ठीक है, तो लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस तरीके के होते हैं राजतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्रीय सरकार कैसे होती है? भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतंत्रीय व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई ऐसे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये भी आपका काम का हो सकता है कि अभी जो लोकतंत्रीय सरकार है उसको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न देते। अब वयस्क कौन होते हैं? वयस्क नागरिक जो 18 साल से ऊपर होते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, उनको कहा जाता है वयस्क नागरिक। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों का
को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे होते थे, जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतें, गरीब या फिर जो अशिक्षित हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। तो पहले कैसी कंडीशन थी, पहले उन्हीं को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे या फिर जो अमीर वर्ग से थे। जो गरीब थे, जो महिलाएं थी और जो अशिक्षित वर्ग थे, उनको किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं था पहले जब वोटिंग होती थी। ठीक है, जब लोकतंत्र आया था तब वहाँ पर उस टाइम पर ना तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था और ना ही किसको वोट देने का अधिकार था, जो अशिक्षित वर्ग थे या फिर जो गरीब थे। ठीक है, भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी के साथ काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ ली जा सकती है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी गांधी जी ने। ठीक है, अब देखिए ये जो पैराग्राफ है वोट्स फॉर वुमेन, इससे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बल्कि बने हुए क्वेश्चंस हैं। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं जो सीटेट में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरकार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे सैफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो ये आपका जो सैफ्रेज मूवमेंट है या फिर जो इसको कहा जाता है महिलाओं का आंदोलन, इसको कहा जाता है मताधिकार आंदोलन। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखना पड़ेगा कि आपके सीटेट में यहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, यहीं से पूछा हुआ है क्वेश्चंस और दिखाऊंगी भी मैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया था जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम, उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग रखी। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई, भूख हड़ताल पर भी बैठी। और अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1920 को मिला था, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, 1928 में। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सरफेस मूवमेंट है वो क्या है, किससे रिलेट है, वो किससे रिलेट है, महिलाओं के वोट के मताधिकार से। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ ले कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, तब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला था। और सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार जिस देश ने दिया था वो था न्यूजीलैंड। ठीक है, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप इस चैप्टर को पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते, ज़्यादा नहीं बनेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं। सरकार के बारे में आपसे पूछ लेंगे
कि सरकार के स्तर कौन-कौन से हैं, कितने स्तर हैं, किन स्तरों पर सरकार काम करती है, ठीक है? और जो काम है वो तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएँगे, वो इस चैप्टर में नहीं, सिर्फ इस चैप्टर में सिर्फ इतना है कि सरकार के स्तर कितने हैं, कौन-कौन से जो लेवल्स हैं, किन स्तरों पर काम करती है सरकार, जस्ट थोड़ा-सा पूछ लेंगे आपसे। और इसमें से पूछा जा सकता है महिलाओं के मताधिकार को लेकर, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादातर। और कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना। और जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपकी लाइव होगी, लाइव में आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ, क्वेश्चंस वाली वीडियो, आप बहुत ही कम देखते हो उस वीडियो को, ठीक है? तब मैं देखूँगी कि आप लोग कितने एक्टिव हो अपनी तैयारी को लेकर और कितने क्वेश्चंस के आप आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना, ठीक है? थैंक यू।